हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो गुजकेट केमिस्ट्री 2022 सॉल्यूशन पहला पार्ट आ चुका है। आज हम दूसरे पार्ट से शुरुआत करेंगे, यानी कि 55 से 60 तक के क्वेश्चन पार्ट 1 में है। अब बात करेंगे 63 से शुरुआत करेंगे। और अभी जो गुजकेट की 23 मार्च को जो एग्जाम है बच्चों, आपकी 23 मार्च, उसके लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सीरीज हम चला रहा है बच्चों। तो अब देख लेते हैं, Which drug is used for treatment of acidity? ड्रग कौन सी मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर एसिडिटी। पर बच्चों 4 एमसीक्यू होते हैं, लेकिन वो मेरी थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 3 ही एमसीक्यू लिखे हैं। तो रेनिटिडिन एंड सिमेटिडिन, आपकी यहाँ इसके अंदर तो सिर्फ रेनिटिडिन ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने साथ में सिमेटिडिन भी ऐड कर लिया। लेकिन ये दोनों ही ड्रग जो बच्चों होते हैं वो एसिडिटी के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी के लिए यूज होते हैं। ये मेप्रोबामेट ये नहीं होता बच्चों, और ये सल्वर्सन ये भी नहीं होता बच्चों। आगे, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल जो हमने बनाया स्वीटनर इज अनस्टेबल एट अ कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर या कुकिंग के लिए जो टेम्परेचर उसमें अनस्टेबल होता है, तो वो कौन सा होता है बच्चों? एस्पार्टेन होता है। कौन सा होता है? एस्पार्टेन। याद रखना बच्चों कि एस्पार्टेन जो होता है इज अनस्टेबल एट अ कुकिंग टेम्परेचर, और जो सुक्रालोज होता है वो होता है स्टेबल, स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, स्टेबल एट कुकिंग। और अनस्टेबल बोले तो एस्पार्टेन, बराबर। तो आपको बी याद रखना है बच्चों। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन आता है मोल फ्रैक्शन ढूंढने का फॉर्मूला। तो x2 इज इक्वल टू n2 अपन n1 प्लस n2। तो बच्चों n2 अपन n1 प्लस n2, तो आपको मालूम होगा n2 n1 किस तरीके से फाइंड करते हैं। मैं थोड़ा ऐसा ही आइडिया लेके चल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज तो बच्चों है। ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल यूरिया, एक्वियस सॉल्यूशन जिसको मैं n1 लूंगा, और 1 मोल यूरिया जिसको मैं लूंगा बच्चों n2 लूंगा, n1 और n2। अब यहां पे लिखा हुआ है 1 मोलर यूरिया, यानी कि 1 मोलर यूरिया यानी कि 1 केजी इन, यानी कि 1000 ग्राम में 1 मोल इन 1 केजी इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम। ये मेरा N2 है बच्चों, ये क्या है मेरा N2, और मेरा N1 सॉरी 1 केजी इन Na2, यानी कि 1 केजी पानी के अंदर 1 मोल यूरिया, 1 केजी वाटर के अंदर 1 केजी इन Na2C डबल बॉन्ड O से NH2, ये कितना 1 मोलर। यानी कि ये जो 1 मोलर यूरिया है तो 1 केजी एक्वियस यानी कि पानी के सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल यूरिया, 1 केजी पानी के सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल यूरिया, इस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। ओके बच्चों, तो 1 केजी जो है उसको हम ये इसकी बात करेंगे, उसको N1 ले लेंगे बच्चों। इसको क्या लेंगे? N1। और ये 1 मोलर यूरिया है इसको ले लेंगे हम N2 ले लेंगे बच्चों। क्या ले लेंगे? N2। तब N2 तो हमें सीधा यहाँ पे मिल चुका है, हमें N1 के लिए काउंट करना पड़ेगा N2 अपन N1 प्लस N2। तो बच्चों इसके लिए हमारा फॉर्मूला है N1 इज इक्वल टू W भाग्या मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उसके मोल उसका वेट। तो बोलो कितना है यहाँ पे N1 के लिए बच्चों? N1 हमारा N2 थे यहाँ पे, N1 के लिए W यानी कि उसका वेट कितना है 1000 ग्राम, 100 ग्राम अपन पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का 16 और 2 18, तो 1000 अपन 18, तो ये आएगा बच्चों निकल के 55.5 उसके मोल 55.5। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 55.5 है, इसको इसके अंदर हम रखेंगे इस तरीके से N2। तो हमारा N2 बराबर कितने मोल है? 1 मोल है। तो 1 अपन N1 प्लस N2, मेरा कितना है N1 प्लस N2 55.5 प्लस 1, तो 1 अपन 56.55। तो आपका आंसर बच्चों निकल के आएगा 0.0176 है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है, आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। तो 0.0166। ओके, कैसे फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों सिंपल तरीके से। क्या बोला है? 1 मोलर यूरिया किसके अंदर? एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वियस यानी कि
1 मोलर यूरिया को क्या बोलते हैं, 1 केजी, 1 किलोग्राम पानी के अंदर Na2C डबल बॉन्ड हो Na2, 1 मोल यूरिया। तो इसका मुझे दिया हुआ 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम बोलेंगे हम पानी को, 1000 ml बोलेंगे, 1 केजी पानी के अंदर एक्वेस सॉल्यूशन है, तो सॉरी इसको मैं ये कर लूंगा, तो 1000 होगा यहाँ पे, तो 1000 को मैंने N1 बोल दिया। अब N2 1 मोल यूरिया है तो इसको मैं N2 बोल दूंगा। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है, यहाँ पे इसका क्या है, वेट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ इसका वेट, मुझे उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मोल है ना, तो उसको मुझे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो N1 इज इक्वल टू W भाग MW, W इज इक्वल टू 1000, मॉलिक्यूलर वेट इसका 80, 55.5, तो इसको मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 55.5, तो ये मेरा मिल गया मुझे N1। अब N1 मेरे पास है, N2 मेरे पास है, दोनों N1 और N2 मेरे पास, N1 55.5 प्लस N2 मेरा 1 और N2 ऊपर 1, इसको मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन किया 55.55 प्लस 156.5 तो 0.176 से, तो आपका आंसर है बच्चों वही आता है 0.176 और 8, जो आपको बहुत ही प्रॉपर, चलो बच्चों दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द हेनरी कांस्टेंट, ये जो KH की वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, वो क्या होता है, तो हमें मालूम है कि उसका एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू KH इंटू X, तो P प्रोपोर्शनल KH प्रोपोर्शनल 1 अपन सॉल्युबिलिटी, यानी कि अगर P प्रोपोर्शनल KH इंटू प्रोपोर्शनल 1 अपन सॉल्युबिलिटी, और उसके अलावा दूसरा इसके अंदर आपको मालूम है कि T प्रोपोर्शनल यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी KH की वैल्यू भी बढ़ेगी, और प्रोपोर्शनल टू 1 अपन सॉल्युबिलिटी, P यानी प्रेशर उसके ऊपर आगे लिखा हुआ है। तो दूसरा एक कंक्लूजन मैंने उसकी थियरी ऊपर से निकाला है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH की वैल्यू भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। बारी बारी चेक कर, नो इफेक्ट बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो KH पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नीचे का एरो डिक्रीज, ऊपर का एरो इंक्रीज, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये KH इंक्रीज करेगा, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सीधी बात है कि टेम्परेचर जो इंक्रीज करेगा तो उसके साथ उसकी KH की वैल्यू, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो KH की वैल्यू भी कैसी होगी बच्चों, इंक्रीज ही होगी। कैसी होगी, इंक्रीज। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू व्हेन 80% ऑफ CaCl2 डिसोसिएशन, यानी कि CaCl2 का 80% डिसोसिएशन होगा, तब वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी होगी। तो वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू तो किस तरीके से हम ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से काउंट करेंगे, तो सिंपल से उसका वियोजन यानी कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो CaCl2 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, CaCl2 कन्वर्ट होता है Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कुछ भी नहीं, जब रिएक्शन हुई ही नहीं है तो Ca2 प्लस मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 2Cl भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जब रिएक्शन हो गई T इज इक्वल टू T टाइम पे, when is value of the I, when 80% of the CaCl2 का पानी के अंदर डिसोसिएशन हुआ, तब वो प्लस और माइनस साइन में कन्वर्ट होता है, तो T इज इक्वल टू T समय पे बच्चों उसका टोटल, अब यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 मोल तो यहाँ पे CaCl2 का था, तो एक वैसे का वैसा नहीं देते हैं, पहले 1 मोल था, लेकिन जब रिएक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 भी नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 0। लेकिन T इज इक्वल टू T टाइम पे, यानी कि CaCl2 का कितना डिसोसिएशन हुआ है, अल्फा जितना हुआ, कितना हुआ बच्चों, अल्फा जितना हुआ, तो T इज इक्वल टू T टाइम पे, यहाँ पे बच्चों इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे T इज इक्वल टू यहाँ पे तो जो 1 था तो 1 में से अल्फा जितना उसका डिसोसिएशन हुआ, कितना हुआ, अल्फा जितना इसका डिसोसिएशन हुआ। यहाँ पे ऐसा लिखोगे बच्चों, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे 1 CaCl2, जब उसका कुछ डिसोसिएशन हुआ नहीं है। अब T इज इक्वल टू T टाइम पे 1 में से अल्फा जितना वो CaCl2, Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, यानी कि आयन में जब कन्वर्ट हुआ 1 माइनस अल्फा फॉर्म में, उसके अंदर तब अल्फा जितना हुआ तो Ca2 प्लस भी मुझे अल्फा मिलेगा, 2Cl माइनस मुझे अल्फा मिलेगा, लेकिन Ca2 प्लस 1 मिल रहा है, लेकिन 1 अल्फा और Cl माइनस 2 मिलता है 2 अल्फा। ओके, तो इस तरीके से आपका पहला इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इसके बाद बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू टोटल रिएक्टेंट का जो रिएक्शन के बाद जो मिला है प्रोडक्ट रिएक्टेंट
कि जो भी सब्सटेंस मिला है वो और प्रोडक्ट का जो भी मिला है सबका क्या कर देना है, एडिशन। क्या कर देना है, एडिशन। यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा गया तो 1 माइनस 2 अल्फा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2 अल्फा। यहां पे ऐसा ही होगा, यस 1 सॉरी 1 यहां पे नहीं होगा, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा तो यहां पे गया, तो सॉरी माइनस ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा, सॉरी, तो यहां पे कर देंगे प्लस, तो 1 प्लस 2 अल्फा। तो क्या हो बच्चों, 1 प्लस 2 अल्फा, तो यहां पे 1 प्लस 2, बोलो कितना डिवीजन हुआ, अल्फा, व्हेन 80% ऑफ CH डिवीजन 80%, तो इनटू 80 परसेंटेज को करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये गया, ये गया। तो इसके अंदर बच्चों आगे 1 प्लस 2 8 सा 16, 16 by 10 इज इक्वल टू 1 प्लस 16 by 10 1.6, 1 प्लस 1 2 2.6। तो आंसर आपका है 1 टू फैक्टर i इज इक्वल टू 2.6। देख लेते हैं 2.6 कहां पे, 17 2.10 3 2.30, तो यहां पे आपका आंसर आएगा, नजदीक का आंसर मुझे यही लग रहा है, इसलिए 2.70 परफेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो इसी तरीके से एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, इसी तरीके से आपको हर बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ, मैक्सिमम जितना भी हो सके कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन बच्चों। हाँ बच्चों, तो अब 70 क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड for reduction of 2 mole of Cr2O7 2 minus into Cr3 plus। यानी कि देखो बच्चों, Cr2O7 2 माइनस में से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस, और उन्होंने पहले ही बोल दिया रिडक्शन। क्या बोला उन्होंने, रिडक्शन। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। यहाँ पे Cr2O7 यानी कि 2 क्रोमियम है और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और उसके ऊपर चार्ज 2 माइनस, तो 7 2 14, तो -14 इस तरफ जाएगा तो +14, और 2 माइनस है, -2 + 14 तो कितना आएगा 12, तो 2Cr इज इक्वल टू 12, तो Cr इज इक्वल टू 12/2, तो इज इक्वल टू ये आएगा +6, तो ये था मेरा +6 में से कन्वर्ट किस में हुआ है, 3 प्लस में। अब ये एक क्रोमियम की बात थी, तो यहाँ पे Cr3 प्लस है, यहाँ पे Cr2 है, तो यहाँ पे कितने क्रोमियम आएंगे बच्चों, 2 क्रोमियम आएंगे। कितना आएंगे यहाँ पे, तो इसमें +6 में से +3 में जब कन्वर्ट हुआ तो इसके अंदर हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज आया था बच्चों, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था। कितना, +6 में तो +3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे कितना बचा, एक ही क्रोमियम था, तो यहाँ पे क्रोमियम का 2 क्रोमियम था, तो एक, तो अगर 2 क्रोमियम यहाँ पे हो गए तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन पास हुए इन टर्म्स ऑफ फैराडे, इस यानी कि फैराडे के फॉर्म में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फैराडे के फॉर्म में, यानी कि एक क्रोमियम को यहां से Cr2O7 में से Cr+3 में कन्वर्ट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 1 मोल Cr3+ में कन्वर्ट होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 मोल, यहाँ पे कितने मोल है बच्चों, 2 मोल Cr2O7, तो 2 मोल Cr2O7 को कितने चाहिए, तो 2 × 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12 फैराडे। आपको याद रखना है 12 फैराडे। तो ये आ गया मेरा, कुछ नहीं करना, मैंने सब Cr2O7 और Cr3+ के दोनों जो दिए हुए उसी के बेस पे से आंसर निकाल के दिया। ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है वो देख लिया, +6 में से +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 क्रोमियम में इसलिए तो 3 की जगह 6 हो जाएंगे। अब इसके अंदर सीधा दिख रहा है कि 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 मोल था Cr2O7 का, उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 मोल Cr2O7 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे 1 मोल की जगह 2 मोल के लिए कितने चाहिए हो गए, तो 1 मोल के लिए इतने, तो 2 मोल के लिए कितना, 2 6 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 फैराडे बच्चों। अब आगे Which value of the x की वैल्यू में ढूंढनी है, यहाँ पे ये रही, for the following into increase cell potential, increase यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो इंक्रीज करेंगे तब Zn में से Zn2+ यानी कि सीधा दिख रहा है Zn में से Zn2+ क्या बोलेगी बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सीडेशन। तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे Zn सॉलिड में से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्वस फॉर्म
अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो किसी ने एक्सेप्ट किए होंगे, ये रहा मेरा Cu2+, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस फॉर्म उसने एक्सेप्ट किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो गया Cu सॉलिड के अंदर। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, फॉलोइंग द इंक्रीजिंग सेल पोटेंशियल ऑफ, इंक्रीजिंग सेल पोटेंशियल, वो भी आगे देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ aqueous give rise जिंक 2+ aqueous प्लस Cu सॉलिड। इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं बच्चों, और उसके बाद उसका फॉर्मूला E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n लॉग ऑक्सीडेशन भाग्य रिडक्शन। तो ये रहा Zn2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2+ ऑक्सीडेशन भाग्य Cu डिवाइड बाय Cu2+ एक्वस, क्या होता है इसका रिडक्शन। तो वो भी आप इस तरीके से हो देख लो। अब क्या पूछा, फॉलोइंग टू इंक्रीज इन सेल पोटेंशियल, अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो इनर सेल में से ये माइनस है, तो माइनस में तो ये माइनस होगा, तो इंक्रीज करने के लिए मुझे इनर सेल के बाद जो ये माइनस है उसको करना पड़ेगा प्लस। लेकिन अगर मैं उसको प्लस करूंगा तो पूरा फॉर्मूला इस तरीके से चेंज, माइनस की जगह प्लस 0.059 बाई n, ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला आएगा नीचे, Cu2+ aqueous Zn2+, तो ऐसा होगा। अब क्या बोला, इसको मुझे इंक्रीज करना है, तो इसके अंदर बोलो इंक्रीज इन सेल पोटेंशियल ऑफ Zn सॉइल Zn2+ और Cu2+ मुझे Cu में, तो अगर मुझे Cu2+ की वैल्यू 0.02 मोलर दी हुई है और यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है, तो इसका सीधा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा बच्चों कि अगर ई सेल की वैल्यू, मेरा जो ई सेल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनल यहाँ पे Cu2+ की वैल्यू बढ़ेगी और Zn2+ की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। तो किसका पूछा है मुझे, Zn2+, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये कैसा होगा, डिक्रीज। अब इसकी वैल्यू कितनी है Cu2+ की, 0.02 मोलर, कितने बच्चों, 0.02 मोलर। तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू तो कैसी होगी, कम ही होगी। तो 0.02 मोलर से कम वैल्यू कहां पे है, ये तो इक्वल टू है, नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन है, नहीं आएगा, x लेस देन 0.02 मोलर ये आएगा, और ये भी ग्रेटर देन है बच्चों, नहीं आएगा। समझे बात, कुछ नहीं किया, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, दोनों का एडिशन, उसके बाद उसका फॉर्मूला E सेल इज इक्वल टू इनर सेल वाला फॉर्मूला। इंक्रीज के लिए बोला है तो मुझे माइनस में से क्या करना पड़ा, प्लस, तो जो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कैसा आ जाएगा, नीचे। उसके बाद सीधा दिख रहा है कि E सेल की वैल्यू बढ़ेगी तो Cu2+ की भी वैल्यू बढ़ेगी, सीधे ऊपर है, और ये नीचे है तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। अब आगे देखते हैं, Which substance is used, कौन सा सब्सटेंस यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, कौन सा बच्चों, निकल कैडमियम सेल। तो वो आता है, इसके हम देख लेते हैं, तो NiOH3+CD, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, तो इसके अंदर से जो O है ना, OH3 में से O, तो ये CD के साथ आ जाता है O, और बाकी का जो 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन आ गया तो 2 ऑक्सीजन बचे और 3 हाइड्रोजन बचे, तो ये ऐसा आ जाएगा NiOH3 में से क्या हो बच्चों, 1 ऑक्सीजन वहां से निकल गया, तो अब क्या बचेगा, NiOH, क्या हो जाएगा, NiOH ट्वाइस। तो इसी तरीके से CD के साथ वो आ जाएगा और उसके बाद बचेगा NiOH ट्वाइस। तो आप इसी तरीके से बच्चों इसके अंदर भी आप दे सकते हो, तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों कि CD में से CDO में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, रिडक्शन। लेकिन मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पूछा बच्चों, मुझे क्या पूछा है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं पहले ही बोल रखा है बच्चों आप कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो एज अ वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वर्क हो रहा हो वो एज अ वर्क करेगा
ऑक्सीडाइजिंग, कौन सा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोलो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा वर्क करेगा? तो ये मेरा आंसर आया बच्चों NiOH3। तो आपका आंसर आएगा ये NiOH3। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन बच्चों। हाँ बच्चों, तो अब है आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप? स्लोप की वैल्यू व्हेन दो बार हो गया, व्हेन दो बार, व्हेन ग्राफ प्लॉटेड log r0 अपन rt वर्सेस t, यानी कि log r0 अपन rt वर्सेस t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो उसका फॉर्मूला होता है K = 2.303/t log r0 by rt। किसके? log r0 वर्सेस t का ग्राफ। किसका ग्राफ पूछा? log r0 अपन rt वर्सेस t। तो मेरा log r0 अपन rt वर्सेस t, इसके लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो t को मैं पहले इस तरह पे लेता हूं, k into t अपन 2.303 is equal to log r0 अपन rt। बच्चों आपको मालूम हो तो आगे वाले पेपर 2022 के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन, सॉरी 23 वाला जो पेपर सॉल्व करा था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। अब इसको log r0 अपन rt वर्सेस t, इसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ y is equal to mx plus c। तो हम इसको ले लेंगे यहां पे m, और यहां पे जो t है log r0 वर्सेस t m, यानी कि इतना वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? स्लोप हो जाएगा mx plus c। तो m r0 वर्सेस ये लिखा हुआ है log r0 अपन rt वर्सेस t, log r0 अपन rt वर्सेस t। तो mx plus c से कंपेयर करेंगे तो m बराबर मेरा क्या हो गया? k अपन 2.303, और ये मेरा हो गया बच्चों क्या हो गया? y। और इसका ग्राफ में अगर मैं ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, तो log r0 अपन rt वर्सेस t, इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, और ये स्लोप आएगा मेरा m इज इक्वल टू क्या आएगा? m इज इक्वल टू k अपन 2.303, k अपन 2.303 mx, ये मेरा x हो जाएगा, प्लस c हमारा क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो मेरा स्लोप क्या आएगा? m इज इक्वल टू k अपन 2.303। तो ये मेरा आंसर आ गया m इज इक्वल टू k अपन 2.303। आई होप सो आप समझ चुके हो, पहले भी आ चुका है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, k इज इक्वल टू 2.303/t log r0 by rt, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। ये वाला भी 2023 के अंदर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा चुका था, थोड़ा सा ही चेंज था। फिर से एक बार गिन लेते बच्चों। और रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा REAC raised to power n। रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर with respect to a reactant A and second order with respect to a reactant B। क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर with respect to a reactant A के लिए फर्स्ट ऑर्डर और reactant B के लिए सेकंड ऑर्डर। reaction of the first order reaction is a first order with respect to a reactant A and second order with respect to a reactant B। ये मेरा आधा क्वेश्चन, तोड़ देने का थोड़ा क्वेश्चन। उसके बाद what is the effect of the rate when concentration of both A and B increase by double? तो अब जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या कर देनी है? डबल कर देनी है। लेकिन सबसे पहले मैं पहले वाला रेट लिखूंगा। तो पहले वाला रेट आएगा R1 is equal to K A की पावर, क्या पूछा? रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड फर्स्ट ऑर्डर A के में विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, यानी कि A के पावर के लिए फर्स्ट ऑर्डर है तो A के ऊपर 1 आएगा, एंड सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B के लिए कौन सा ऑर्डर है बच्चों? सेकंड ऑर्डर है तो B की पावर और 2 आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेट? तो ये R1 हुआ और दूसरा हुआ मेरा R2। तो इसके अंदर मुझे चुका व्हाट इज द पूछा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B इंक्रीज, यानी कि A और B की कंसंट्रेशन मुझे क्या करनी है? डबल करनी है। तो K वैसे का वैसा, यहाँ पे A की 2A कर देंगे, B की 2B कर देंगे,
पावर वही की वही रहेगी, जो है वही रहेगी। के यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, a की पावर 1, 2 की पावर 2 और b की पावर 2। अब यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 के वैसे का वैसा, a की पावर 1 और b की पावर 2 और k a की पावर 1 और b की पावर 2, k a की पावर 1 और b की पावर 2, जिसको क्या बोलते हैं r1, तो 8r1। तो सेकंड ऑर्डर के रेट के अंदर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ए और बी को इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज बाय डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, एग्जाम में 110% बच्चों बहुत ही बार एग्जाम में आया जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना। तो R2 इज इक्वल टू 8R1, तो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। कितना होगा बच्चों? 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन बच्चों। तो आगे विच मेथड इज नॉट प्रॉपर टू ऑब्टेन, कौन सी मेथड इज नॉट प्रॉपर टू ऑब्टेन मेटल ऑफ हाई प्योरिटी फ्रॉम इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल में थी प्योर मेटल हमें चाहिए, इसके लिए कौन सी नॉट प्रॉपर। देखो बच्चों यही गलती कर देते हो आप, नॉट प्रॉपर पूछा है, प्रॉपर नहीं पूछा है, नॉट प्रॉपर। कौन सी मेथड में से इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल मुझे नहीं मिलने वाली। तो दिस इज द फर्स्ट बच्चों, लीचिंग लिक्वेशन से मिलेगी, डिस्टिलेशन से मिलेगी, या रेगुलर प्रैक्टिकल में ही आती है तो हमको आइडिया है। तो आपका आंसर आएगा ये। ओके बच्चों, तो इसमें से प्योर मेटल मिलती है, इसमें से नहीं मिलती, इसीलिए ये हमारा आंसर जो है वो सही आंसर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कुछ भी याद रखने, सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है। विच इज नॉन एज अ कॉपर मैटे, बहुत ही फेमस कॉपर मैटे, Cu2s plus FeS। क्या बच्चों? Cu2s plus FeS, सीधा याद ही रखना है। कुछ चीजें होती है बच्चों जो कॉन्सेप्ट में सीधा याद ही रखने को होता है, सिंपल सा Cu2s plus FeS। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन, डाइक्लोरीन रिएक्शन ऑफ हॉट एंड concentrated NaOH, डाइक्लोरीन रिएक्शन विथ डाइक्लोरीन Cl2 react with हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, दो होती है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एंड कूल एंड डाइल्यूटेड NaOH। जो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यहां पे जैसे कि लिखा हुआ है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो बच्चों हमें जो मिलता है वो ये मिलता है NaCl और NaCl। दोनों में बच्चों NaCl तो मिलेगा ही मिलेगा, दोनों में H2O भी मिलेगा ही मिलेगा। चेंज कहां पे आता है बच्चों? बीच वाली प्रोडक्ट में। अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होगा तो ये मुझे मिलने वाला है NaClO3, और कोल्ड डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH होगा तो मुझे मिलने वाला है NaOCl। आई होप सो बच्चों 78, 79 और 80 दूसरा पार्ट यहाँ पे आधा खत्म हुआ है। अभी तीसरे पार्ट के अंदर पूरा ही पेपर सॉल्व कर देंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन किए एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, लिख लो, और जितने भी बच्चे अभी ये 23 को गुजकेटी एग्जाम देने वाले हैं वो सारे के सारे आपके फ्रेंड्स, सारे के सारे जो भी आपके फ्रेंड्स है वो सबको अच्छे से बच्चों शेयर कर लो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।